चलिए, टॉपिक का नाम है आपका गरीबी। ठीक है, गरीबी इकोनॉमिक्स का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ से निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गरीबी कहते किसको हैं? खास करके बिहार जैसा राज्य गरीबी से जूझते रहा है बरसों से, और इसके पीछे कई कारण हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक भी कारण होता है गरीबी का। ऐतिहासिक कारण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो बिहार बंगाल का जो एरिया रहा, शुरुआत में अंग्रेजों के भी शोषणकारी नीति का जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा, और जिस कारण से गरीबी आपके राज्य में बहुत ज़्यादा है। और गरीबी में जो है आपका प्रथम स्थान आता है आपके राज्य का। ठीक है, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो तीनों प्रांत थे पहले बंगाल ही थे, और सबसे ज़्यादा अगर देश में देखें तो गरीबी या प्रति व्यक्ति आय जो कम है वो बिहार, बंगाल के ही लोगों का है। ठीक है, तो इस केस में आपका गरीबी निवारण उपाय बराबर समस्या को लेकर के जो है क्वेश्चन बीपीएससी में, मेंस में भी पूछे जाते हैं। साथ साथ जब प्री होता है तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। गरीबी, गरीबी कहते किसको हैं? सबसे पहले ये जानेंगे गरीबी कहते किसको हैं। यानी बुनियादी सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध नहीं हो पाना। ठीक है, जो आवश्यक वस्तु है अगर उसकी उपलब्धता नहीं हो पाएगी तो वह गरीबी के श्रेणी में आता है। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता नहीं हो पाना किस श्रेणी में आता है? तो गरीबी के श्रेणी में आता है। अब कहिएगा आवश्यक वस्तु क्या होता है? आवश्यक वस्तु क्या होता है? ठीक है, तो आवश्यक वस्तु जैसे बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे आपका रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे हम कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान मानव का एक आवश्यक, मूलभूत आवश्यकता है। जब व्यक्ति उसको पूरा करने में भी असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। जब बुनियादी सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता मनुष्य नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि गरीबी कहते हैं। ठीक है, वह स्थिति क्या कहलाता है? गरीबी कहलाता है। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं, डिफिनीशन लिखा हुआ है, बुनियादी सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध नहीं हो पाना गरीबी है। गरीबी उस स्थिति का सूचक है जहां पर व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होता है। मूलभूत आवश्यकता का तात्पर्य यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, साथ साथ शिक्षा एवं चिकित्सा से है। ठीक है, तो पहले क्या था कि मूलभूत आवश्यकता में केवल 3 ही चीज आता था, रोटी, कपड़ा और मकान। एक मूवी भी था पुराने जमाने में, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, लेकिन साथ साथ अब क्या हो गया है? देखिए, रोटी तो आपको सरकार दे ही दे रहा है, मकान भी आपको सरकार बना ही दे रहा है। ठीक है, रोटी, कपड़ा तो आप पहन ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कोई व्यक्ति भारत में गरीब नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपकी जो बुनियादी आवश्यकताएं वो बढ़ी। बुनियादी आवश्यकता में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ आपका क्या हो गया? चिकित्सा और शिक्षा, ये भी आपको जोड़ दिया गया। यानी जो व्यक्ति शिक्षा और चिकित्सा से भी वंचित हैं तो वो भी गरीब के ही श्रेणी में आएंगे। ठीक है, वो भी किसके श्रेणी में आएंगे? गरीबी के ही श्रेणी में आएंगे। जो लोग रोटी, कपड़ा, मकान से वंचित हैं, साथ साथ अगर शिक्षा और चिकित्सा से वंचित हो गए तो वो भी गरीबी। अगर ये तीनों पूरा है, ये नहीं पूरा है, तब भी वो गरीबी के श्रेणी में ही आएगा अभी वर्तमान समय में। तो गरीबी का जो मापन होता है समय के साथ, जगह के साथ बदलते रहेगा। अगर मान के चलिए हमारा इनकम बिहार में 10,000 रुपया है, 15,000 रुपया है, तो हम गरीब नहीं होंगे। लेकिन जब अमेरिका चले जाएंगे, अगर वहां पर हमारा 15,000 रुपया इनकम होगा तो हम बहुत ज्यादा गरीब वहां के रिस्पेक्ट में होंगे। अमेरिका छोड़िए, अगर आप अपने देश में भी, अगर आप बंबई जैसे शहर में चले जाते हैं, अगर वहां 15,000 का इनकम करते हैं तो आप गरीबी श्रेणी में रहेंगे, गरीब रहेंगे। जबकि बिहार में आपका जो है मध्यम कह सकते हैं मध्यम इनकम वाले परिवार में आपकी गिनती हो जाएगी। तो जगह के अनुसार, समय के अनुसार बदलते रहता है। आज से 10 साल 15 साल पहले आपको पता होगा कि जो लोग इनकम 5,000 6,000 8,000 कमा लेते थे बिहार जैसे राज्यों में, तो वो अपने आप को कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार समझते थे। लेकिन आज के डेट में कम से कम अगर आप वो 20,000 नहीं कमा रहे हैं
तो वह मध्यम वर्गीय परिवार में नहीं आएगा। उसके नीचे जो भी है वो आपका जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि उसका एक मापदंड समय के अनुसार बदलते रहेगा, जगह के अनुसार बदलते रहता है। तो यही चीज इसमें हम लोग गरीबी चैप्टर में जानते हैं कि क्या क्या कमिटियां बनी आज तक, और उस कमेटी ने आज तक क्या क्या उसमें सुधार लाने का प्रयास किया है, किस आधार पर गरीबी मापा गया है, गरीबी कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है गरीबी के प्रकार। गरीबी के प्रकार कितने प्रकार के नोट्स हमने आपको ग्रुप में भेज दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी लोग अभी तक क्लास से नहीं जुड़े हैं, 599 मात्र चार्ज है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और साथ साथ मैं बता दूं, सेकेंड फेज का आपका एग्जाम का फॉर्म का डेट आ गया है। ठीक है, और आपका एग्जाम डेट का भी अनाउंस हो गया है, 7 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। और जान लीजिए दिसंबर के मंथ में ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और फरवरी मार्च आते आते, ठीक है, हो ना हो आप ज्वाइन भी कर लें। ठीक है, तो जो जिन लोगों का फर्स्ट फेज में नहीं हुआ तो वो अपना बदला आप सेकेंड फेज में पूरा कर लीजिए। आपके लिए क्या है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुरंत के तुरंत आया है। और सरकार ने साथ साथ ये भी आगाह किया है, वैसे अभ्यर्थी जो कि फर्जी तरीके से फॉर्म डाले थे, बीपीएससी में बीएड नहीं था, सीटेट नहीं था, या कुछ भी गलत तरीका से अपनी दावा पेश किए हैं, उन सब अभ्यर्थियों पे चार्जशीट दायर होगा और उनको परीक्षा में फॉर्म भरने से या आगे चल करके वंचित कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो गलत तरीके से फॉर्म को डाले, एग्जाम भी दिए और खुद ही आकर के फिर जो है मीडिया में बोल भी रहे थे कि हम गलत तरीके से किए। देखिए आयोग है वो आपको हर जगह पे दिशा निर्देश देता है कि सही लोग फॉर्म डालें। ठीक है, और एक एक लोगों का सर्टिफिकेट जांच करना आयोग ही नहीं, किसी के बस की बात नहीं होती है। कोई भी विभाग हो, तुरंत आपका आपने जो यूनिवर्सिटी का डिग्री डाला वो आपका जांच तुरंत में नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो और आप क्या करते हैं, डायरेक्ट रूप से आयोग पे आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो वैसे लोगों को बीपीएससी ने चिन्हित करने का प्रयास किया है और करेगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए जो भी वही लोग भरेंगे फॉर्म जो एलिजिबल हैं, जो सही मापदंड को पूरा करते हैं, नहीं तो फिर आने वाले समय के लिए भी 5 साल के लिए आप बाधित हो जाइएगा, बीपीएससी का परीक्षा नहीं दे पाइएगा, जान लीजिए। ठीक है, और इस दिशा में भी बीपीएससी ने कठोर कदम उठाना शुरू कर दिया। जहां तक कि मुझे जानकारी लगी है, आपका एग्जाम में हो सकता है इस बार अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाए, ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बार उसको क्लियर करना है, इसीलिए ओल झोल वाला काम इस बार नहीं होगा। अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाएगा बीपीएससी के माध्यम से, जहां तक मुझे जानकारी मिला है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा क्लियर, जब आपका 2 तारीख से फॉर्म भरने का 3 तारीख से है, तो 2 तारीख के रात्रि तक पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। गरीबी के प्रकार कितने होते हैं, तो गरीबी के 2 प्रकार होते हैं, एक आपका सापेक्ष गरीबी और दूसरा निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, गरीबी के कितने प्रकार हैं, तो गरीबी के 2 प्रकार हैं, एक है आपका सापेक्ष गरीबी और एक होता है निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, जैसे सापेक्ष गरीबी होता है खास करके विकसित देशों में, जैसे मान के चलिए हमारा इनकम 5,000 है और किसी का इनकम 4,000 है। ठीक है, तो विकसित देशों में क्या होता है कि तुलनात्मक रूप से उसमें तुलना करके उसको सहायता दी जाती है, यानी विकसित देशों का जो मापदंड होता है गरीबी का प्रकार, वहां पे सापेक्ष गरीबी होता है। क्या होता है, सापेक्ष गरीबी, चूंकि वहां पे आय में ज्यादा असमानताएं नहीं होती है। जब विकसित देश की बात करेंगे, अमेरिका ब्रिटेन, जैसे कोई कमा रहा है मान के चलिए 10,000 रुपया, तो कोई वहां 8,000 कमाएगा, कोई 9,000 कमाएगा, इस तरीका से रहता है। ठीक है, जबकि भारत में कोई व्यक्ति अगर 1 लाख कमा रहा है, वहीं कोई व्यक्ति जो है आपका 10,000 कमाएगा, कोई व्यक्ति 5,000 कमाएगा, तो यहाँ बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो जितने भी विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, उसमें आय में असमानता कह सकते हैं बहुत ज्यादा दिखाई देगा आपको। ठीक है, जबकि विकसित देश में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो गरीबी मापने का जो तरीका होता है, जैसे मान चलिए एक लाइन बना दिया गया 10,000 रुपया। ठीक है, अब कोई व्यक्ति 9,000
कमा रहा है, कोई व्यक्ति 8,000 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 7,000 कमा रहा है मान लीजिए, तो वह देश 7,000 वाले लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी देगा, जो सरकारी सुविधाएं होगी वो 7,000 लोग जिनका इनकम है उसको ज़्यादा देगा, विथ रिस्पेक्ट 8,000 वाला और 9,000 वाला। सबसे कम सुविधा किसको दिया जाएगा? 9,000 वाले को। जबकि आपके देश में क्या है, मान के चलिए एक बिलो पॉवर्टी लाइन बना दिया गया, मान के चलिए कि जिस परिवार का इनकम 5,000 से कम है, बिलो 5,000 है, वो सारे गरीब हो गए। हो सकता है किसी का 4,999 भी होगा, हो सकता है किसी परिवार का इनकम 2,999 ही हो सकता है किसी परिवार का 1,500 ही हो। तो अंतर कितना भी है उससे कोई मतलब नहीं है, सबको बराबर फैसिलिटी दिया जाएगा आपके देश में। जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए सबको उतना ही अनाज दिया जाएगा, उतना ही ये किया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है और आप देखिएगा आंकड़ा जुटाना सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है कि कौन लोग गरीब हैं। जिनके पास सब कुछ रहता है वो भी जो है, आप देखिएगा जब जनगणना होगा या जो उसमें गणना करने वाले आते हैं वहाँ गलत तरीका से डाटा उनको दिया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अविकसित देश में ये सब समस्याएं हैं, जिस कारण से वहां पे निरपेक्ष गरीबी का ही मापन किया जाएगा। एक आधार बना दिया जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीए, एक लाइन बनाया जाएगा कि उससे कम जिसका इनकम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए, उससे ऊपर हो गए वो पॉवर्टी लाइन के बाहर हैं, तो उनको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। जो बीपीएल सूची में है उन्हीं को घर दिया जाएगा, आवास जो आपको इंदिरा आवास दिया जाता है या अनाज दिया जाता है, तो वैसे लोग को दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है निरपेक्ष गरीबी, खास करके अविकसित देश या विकासशील देशों में ही निरपेक्ष गरीबी का आकलन होता है, गरीबी का प्रकार में ये आता है। तो अगर पूछेगा कि आपके देश में किस प्रकार की गरीबी है, कोई चेंज नहीं, वही चीज है, उसी को जो है हम यहाँ पे कलर में थोड़ा सा ये कर देते जिससे कि आपको दिखाई दे। माइनस मार्किंग ये सब क्लियर होगा, माइनस मार्किंग नहीं रहने का संभावना है। माइनस मार्किंग जैसे आपका फर्स्ट फेज हुआ था उसी प्रकार का रहने की संभावना है, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं होगा 90% केस में, ठीक है। हाँ, ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है, पहले 5 ऑप्शन था तो 4 ऑप्शन होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये सब क्लियर आपको नोटिफिकेशन के टाइम पे अतुल प्रसाद, निश्चित रूप से अतुल प्रसाद जी जरूर कर देंगे क्लियर कि कैसा होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नॉलेज होगा तो आप निश्चित रूप से निगेटिव हो चाहे नहीं हो, होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो सबके लिए नहीं होगा। 90% संभावना है आपका निगेटिव नहीं होने जा रहा है सेकेंड फेज तक, ठीक है। अब 10% में कुछ भी हो सकता है, चूंकि आयोग है, कहीं आप लोग उस पर ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगे फर्स्ट फेज को लेकर के। कई लेटर वायरल होता है कि साइन करने नहीं आया, तो ये करने नहीं आया, वो करने नहीं आया। अब देखिए ये मेन बात क्या होता है ना कि जिसका हो गया वो तो ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के आरोप। जबकि आपका OMR डाल दिया गया, एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपने देख लिया, उतना ही मार्क्स आपको आया भी है, आपके एग्जाम में भी, फाइनल में भी रिजल्ट भी आया, कट ऑफ भी जारी कर दिया गया सभी कैटेगरी का। अब आयोग क्या करेगी, इतना पारदर्शी कोई एग्जाम नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार SSC देखिए ना आज तक OMR डालता है, ना मार्क्स बताता है, ना कुछ किसका सिलेक्शन कट ऑफ क्या गया आज तक नहीं बताया है, फाइनल ज्वाइनिंग करवा देता है। तो वो सबसे तो बेहतर है आयोग आपको सब कुछ पारदर्शिता के साथ कर रहा है, फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं। तो उससे तो अच्छा बिहार SSC है ना, कि बिना कोई आपको कट ऑफ दिए हुए, बिना नंबर बताए हुए रिजल्ट जारी करता है और फाइनल जो है ज्वाइनिंग करा देता है। तो आप सोच सकते हैं जब इतना करने के बाद भी आप उस पर आरोप लगा ही रहे हैं। चलिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, पढ़ने वाले सब सफल हुए हैं। जो लोग खास करके पढ़ाई कम और दिन काटने वाला काम कर रहे थे वही लोग फेल हुए और हल्ला मचाए हुए। तो उस सब चक्कर में मत रहिए। सेकेंड फेज का 1 महीना टाइम बचा है, इसी में आपको दीपावली, छठ सब है, ठकुआ पूरी सब होना है। इसीलिए अपना कमर कस लीजिए, आज से लग जाइए, सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। वीडियो ऑलरेडी उसमें बहुत सारा है, जितना वीडियो पहले से भी पढ़ा दिए उतना भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोकेगा, गारंटी के साथ। नहीं होइएगा फिर आके कहिएगा, ठीक है। चलिए, सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में होगा, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इसमें तुलना किया जाता है कि कितने गरीब हैं।
ठीक है, जो आधार स्तंभ बनाएगा गरीबी से, वो कितने गरीब हैं व्यक्ति, जबकि हमारे यहाँ क्या होगा, एक बिलो पॉवर्टी लाइन, एक लाइन बना दिया गया, उसके नीचे जो भी लोग होंगे सब गरीब माने जाते हैं। ठीक है, विकासशील या अविकसित देशों में निरपेक्ष गरीबी होता है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर बुनियादी आवश्यक आधारित गरीबी मापन होता है कि उसको भोजन कितना मिल रहा है, कितना कैलोरी मिल रहा है, इसके आधार पर यहाँ पे गरीबी निकाला जाता है। अब देखिए मापने का तरीका, जो गरीबी मापने का तरीका है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मापे जाते हैं। आपके देश में भी कई आयोग बनाए गए गरीबी मापने के लिए और कई बार जो है उसको तरीका को बदला गया। ठीक है, तो गरीबी मापने के कई तरीके हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है राष्ट्रीय, और आप जान लीजिए जो 6 to 8 वाले हैं सोशल साइंस में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट को पढ़ के जाइएगा। बीपीएससी का जो घटना चक्र हमने बोला है प्रीवियस ईयर का, उसको रट के जाइएगा। 50% क्वेश्चन वहां से कोई नहीं काटेगा, 100% में बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैथ सारा प्रैक्टिस उसी का कीजिएगा पहले, उसके बाद ही दूसरा प्रैक्टिस कीजिएगा। जान लीजिए अगर आपको सफल होना है कम मेहनत में तो मूल मंत्र वही है। बाद बाकी थ्योरी को जितना हमने पीडीएफ नोट्स दिया उसको लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते हुए जैसे मैं पढ़ाता हूं उसी तरीका से आप पढ़िएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो इधर से आएगा, जो रटने वाला होगा वो उधर से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कीजिएगा, रिजल्ट में रहिएगा। चलिए, राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और विपन्नता का सूचक होता है, और हमने बताया था कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो टोटल जितना भी एनएनपी होता है बताया था ना, जैसे जीडीपी, एनडीपी, ये सब के बारे में। ठीक है, तो नेट नेशनल जो प्रॉफिट होगा उसके माध्यम से यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि या विपन्नता, गरीब है या कोई देश कितना संपन्न है उससे पता चलेगा। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, टोटल राष्ट्रीय आय में जब टोटल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो इससे भी पता चल जाता है कौन सा देश कितना विकसित है। अगर उसके प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा उस देश के व्यक्तियों का तो वह देश विकसित होगा। ठीक है, अब कहिएगा प्रति व्यक्ति उपभोग। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पे भी बहुत सारे देश में गरीबी मापने का तरीका अपनाया जाता है कि व्यक्ति उपभोग कितना कर रहे हैं। ठीक है, कितना खर्च कर रहे हैं। वो खर्च हो सकता है शिक्षा पे भी हो सकता है, भोजन पे भी हो सकता है। ठीक है, या टोटल खर्च भी हो सकता है। तो प्रति व्यक्ति उपभोग सबसे व्यवहारिक है कि व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है। इनकम कितना उससे मतलब नहीं है, खर्च कितना कर रहा है उससे पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति गरीब है या गरीबी रेखा के बाहर है। और इसके लिए सर्वप्रथम जो है कैलोरी को आधार बनाया गया, भोजन में कैलोरी कितना ले रहा है। जो व्यक्ति 2400 कैलोरी ले रहा है ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो वो जो है गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्र में 2200 कैलोरी ले रहा है, उससे ज्यादा ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। क्योंकि शहरी लोग क्या होते हैं, वर्किंग कम करते हैं, फिजिकल वर्क कम करते हैं तो उनको कम कैलोरी चाहिए। जो ग्रामीण लोग हैं फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, खेतों में काम करें। लेकिन अब धीरे धीरे आप कहिएगा गांव के लोग तो और भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले के जो ग्रामीण लोग थे खेतों में जा करके, जो आपके गार्जियन होंगे जाते भी थे, काम भी करते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो गाँव के लोग टहलने तक नहीं जाते हैं, जबकि शहर के लोग तो मॉर्निंग वॉक में भी जाते हैं। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, तो अब लगभग दोनों का समय के अनुसार बदल जाएगा, तो दोनों का लगभग बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि गांव और शहरी प्रवृत्ति अब लगभग सेम की ओर जा रही है। तो कैलोरी का आधार बनाया गया था, और यह तेंदुलकर समिति के आधार पर, जो तेंदुलकर समिति ने रिपोर्ट दिया था। कई बार पूछेगा कि तेंदुलकर समिति किससे जुड़ा हुआ है, किस पे आधारित है, तो याद रखिएगा तेंदुलकर समिति जो है गरीबी मापन से संबंधित है। तेंदुलकर समिति, इकोनॉमिक्स वाले जान लीजिए जितना टॉपिक हम करा रहे हैं उससे निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। बाद बाकी जिनका 10+2 में इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स सर्वे आता है, 22-23 का बिहार स्पेशल में भी आएगा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, वो भारत स्तर का, बिहार के स्तर का, वो दोनों लेकर के देख लीजिएगा। ये सब मार्केट में बुक मिल जाता है। निर्धनता की जो मात्रा निर्धारित करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी संस्था आपको पूरा निर्धनता जो है निर्धारित करती है कि कितना से कम इनकम वाला व्यक्ति गरीब होगा, निर्धन होगा। तो विश्व बैंक जो संस्था है वो भी आपका जो है निर्धनता का मापन करती है। वह बोलता है विश्व बैंक जो प्रति व्यक्ति $1.75
प्रति व्यक्ति आय से जिनका कम आय है, यानी जिसके परिवार में लगभग पौने 2 कह सकते हैं, 1.75 डॉलर, यानी आप अगर इसको कीजिएगा तो लगभग 150 रुपया के आसपास आएगा प्रति व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि 80 रुपया के आसपास हो चुका है, तो मान के चलिए ना 140 ही मानते हैं। ठीक है, 140 रुपया के आसपास, तो यानी 14×5 = 70, यानी 700 का डेली जिसके पारिवारिक इनकम नहीं है बिहार या अन्य देश के अन्य राज्यों में भी, तो वो लोग गरीबी श्रेणी में आएंगे विश्व बैंक के अनुसार। तो वैसे देखिएगा तो बिहार में अच्छे खासे लोगों की संख्या होगी जो कि गरीबी रेखा के नीचे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम परिवार का 700 का डेली इनकम बिहार में अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में जो हो, लेकिन फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो 700 का डेली बहुत कम लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर आंकड़ा जुटाइएगा तो पता चला कि 50% प्लस लोग बिहार के गरीब हैं, लेकिन ऐसा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि विश्व बैंक का जो आंकड़ा है ये इसको सभी देश फॉलो नहीं करता है, भारत भी इसको नहीं मानता है, क्योंकि यह अपने अनुसार, ये विकसित देशों के अनुसार के लिए है। ठीक है, तो लेकिन ये भी आपको निर्धनता ज्ञात करती है और मापने का तरीका बताया है कि जिसका 1.75 डॉलर प्रति व्यक्ति, जिस परिवार का इनकम कम है, यानी एवरेज परिवार में 5 लोग को माना गया है। ठीक है, तो आप गुना कर लीजिए, उसका वैल्यू निकाल लीजिए, अगर उससे कम इनकम है तो वो गरीब है। तो ये कई बार पूछ देगा कितना विश्व बैंक के द्वारा कितना प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, या कितना गरीबी निर्धारण के मापने के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति आय से कम वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है या निर्धन माना जाता है विश्व बैंक के अनुसार, तो 1.75 डॉलर। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछ चुका है कि NSSO, तो इसका होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर योजना आयोग एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कालांतर में भारत में निर्धनता आकलन का प्रयास निरंतर हुए हैं। तो पूछेगा कि भारत में निर्धनता का आकलन किस संस्था के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको NSSO। हाँ, जो करेंट अफेयर्स हम दिए हैं काफ़ी है, सफिशिएंट है, उतना कर लीजिएगा। बिहार का भी दे देंगे, फिलहाल आपको जो हमने करेंट अफेयर्स दिया है। ठीक है, टेस्ट का आंसर कहाँ देखे, उसके बाद ही सॉल्यूशन आता है, उसमें देखिएगा। हाँ, मैथ का सॉल्यूशन किया हुआ नहीं होगा, बस आंसर दिखेगा। मैथ का सॉल्यूशन क्लास में ही करवाएंगे लास्ट में। टेस्ट दीजिएगा, वहीं पे सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या किसका आंसर क्या होगा। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यही आपके देश में निर्धनता जो गरीबी है उसको मापने वाला संगठन है या आयोग है, कह सकते संगठन ही कहिए, NSSO। कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ देगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सभी लोग अभी मेहनत कीजिए, और नहीं तो जाइएगा फिर 5 साल लटक जाइएगा। इस बार तो उतना दर्द नहीं दिया है फेज 1 में, लेकिन फेज 2 में ऐसा दर्द देगा कि 10 साल आप भुला नहीं पाइएगा। ठीक है, तो जो लोग चूक गए थे फेज 1 में, तो फेज 2 में अपना बदला पूरा कर लीजिए। यहाँ चुके तो गया, काम खत्म है। चलिए, यह निर्धारण मुख्यतः उपयोग व्यय के आधार पर किए गए हैं। अब तक निम्न समिति गठन हो चुका है जो कि गरीबी का आकलन कर चुका है। सबसे पहले योजना आयोग, जो कि हम लोग बताए थे, योजना आयोग जो कि आपका पंचवर्षीय योजना है, उसी के माध्यम से आपको 1962 ईस्वी में गरीबी का आकलन किया गया था। उस समय ग्रामीण क्षेत्र में बताया गया कि 20 रुपया प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में जिनका आय कम है, यानी 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय से जिसका कम है वो गरीबी रेखा के नीचे हो गए, और 25 रुपया प्रति माह शहरी क्षेत्र के लिए यहां पर माना गया था। ठीक है, तो केवल इसमें से पूछेगा कि कौन सा समिति गरीबी निर्धारण से है, कौन सा नहीं है। जैसे ये है आपका VM दांडेकर एवं रथ समिति। ठीक है, S रथ समिति है, VM दांडेकर एवं S रथ समिति क्या चीज से संबंधित है, तो गरीबी मापने से संबंधित है, और इसने 1971 में रिपोर्ट दिया था। ठीक है,
तो केवल समिति और कब पेश किया गया था वो बस याद रखिएगा। अलग समिति है, ये भी आपका गरीबी मापने से है। 1979 में इसने रिपोर्ट दिया था, गरीबी मापने का तरीका बताया था। एक लक्कड़वाला समिति है, लक्कड़वाला समिति, ये कई बार पूछ चुका है। 1993 में इसने रिपोर्ट दिया था और इसने गरीबी मापने के तरीका पे बताया है कि किसको आधार बना करके गरीबी मापा जाए, ठीक है। उसके बाद जो है इसने जो रिपोर्ट दिया था उसके अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्र कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, यानी देखिए सबसे बड़ी बात है कि गरीबी जगह के अनुसार बदलेगा, मापने का तरीका भी बदलेगा, क्योंकि गांव के लोगों का खर्चा कम होगा, शहर के लोगों का खर्चा ज्यादा है। तो कृषि श्रमिक उपभोक्ता जो किसान हैं उनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, गांव में जो फैसिलिटी है उसके लिए कितना खर्च करना पड़ता है उनको, क्योंकि गांव में रहते तो उनको रूम रेंट नहीं देना पड़ता है, बहुत सारा जो है फैसिलिटी उनको नहीं है, खर्च कम है, तो उसके आधार पर। और वहीं जो उद्योग धंधा करते हैं शहरों में रह करके औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उसके लिए अलग यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया गया था और यह रिपोर्ट जो है लक्कड़वाला समिति में इस तरीका से दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा लक्कड़वाला समिति क्या चीज से संबंधित है, गरीबी मापने से संबंधित है। कब इसका रिपोर्ट आया था तो वो बस याद रखिएगा 1993 में। कब आया था तो 1993 में। और वहां पर शहरी मूल्य सूचकांक और ग्रामीण मूल्य सूचकांक जो है कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे यहाँ पर जो है गरीबी मापने का तरीका निकाला गया था, ठीक है। अब आइए तेंदुलकर समिति, ये कई बार पूछ चुका है, तेंदुलकर समिति क्या चीज से संबंधित है। और कई लोग क्रिकेट मार के निकल जाते हैं और खुश होते हैं कि मेरा तो एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। याद रखिएगा बीपीएससी कई बार तेंदुलकर समिति के बारे में पूछ चुका है और बीपीएससी जब भी यहाँ पूछेगा ना तो केवल नाम देगा कि इनमें से तेंदुलकर समिति क्या चीज से संबंधित है, लक्कड़वाला समिति क्या चीज से संबंधित है। तो इस तरीका से क्वेश्चन यहाँ पर जो है बीपीएससी बार बार पूछता है, ठीक है। अब देखिए जो तेंदुलकर समिति रिपोर्ट दिया कि शहरी क्षेत्र में जो 1000 प्रति व्यक्ति, ठीक है, यानी 33 रुपया प्रतिदिन जो व्यक्ति कमा रहा है, 1000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति, यानी 5000 रुपया हो गया ना एक परिवार का इनकम है, तो वो गरीब नहीं है। चूंकि ये कब 2009 का ही रिपोर्ट है, तभी 5000 का महत्व था, ठीक है। और वहीं शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में वही 816 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति का इनकम, यानी 5 से गुना कर लीजिएगा, यानी प्रतिदिन की बात करें तो 27 रुपया 20 पैसा एक व्यक्ति का। तो जनरली 5 लोग होते तो 5 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे वाले जिनका इनकम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे। यानी ये जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय के आधार पर तेंदुलकर समिति ने रिपोर्ट दिया, अगर कोई परिवार 5000 रुपया महीने में शहरी क्षेत्र में रह रहा है और कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। वही ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो लगभग 4000 समथिंग रुपया कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। ऐसा रिपोर्ट तेंदुलकर समिति ने दिया और इसने बताया कि लगभग देश में 21.9% लोग, ये क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है कि तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो भारत में 21.9% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे थे जब रिपोर्ट आया आपका, ठीक है, तेंदुलकर रिपोर्ट आया तब। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाद बाकी तथ्य है, डाटा है, इसको याद करना पड़ता है। जब तक इसको बार बार नहीं देखिएगा सुनिएगा तो एग्जाम तक जाने वाला नहीं है। मेरा तो काम है बता देना, बाद बाकी आपका काम है। और हम वही चैप्टर पे चोट करते हैं जहां से बीपीएससी क्वेश्चन निकालेगा ही निकालेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सी रंगराजन समिति, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है चूंकि इसके बाद कोई समिति बनना ही बंद हो गया, चूंकि आपके यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई और उसने साफ बोल दिया कोई गरीब नहीं है, देश में गरीबी है ही नहीं, ठीक है। चूंकि इसके रिपोर्ट को उसने निराधार बताया, कहा कि ये गलत रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट? तो सी रंगराजन रिपोर्ट। चूंकि इसने जो बताया कि 29-30% लोग भारत में गरीब हैं। अब जो है जो बीजेपी मानने के लिए जो पार्टी है आपके देश का, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि गरीबी इतना पहले से बढ़ा कैसे, हम आए तब तो घटा है, तब से जो है आपका गरीबी आकलन बंद हो चुका है आपके देश में, इतना जानिए, ठीक है।
अब देखिए यहां पर है जो सी रंगराजन समिति का जो रिपोर्ट था वो क्या कहता है कि शहरी क्षेत्र में 1400 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति जो परिवार कमा रहा है वो गरीबी रेखा के बाहर है, यानी 47 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के दर से। और वहीं 982 रुपया प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति कमा रहा है जो परिवार, यानी 9×5=45, यानी 5000 के आसपास हो ही जाएगा इसमें, 32 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। उसी को 30 से भाग दे दीजिए, ठीक है, या गुना कर दीजिएगा तो इतना पूर जाएगा, ठीक है। ये महीने का है और ये प्रति व्यक्ति है, जबकि परिवार से गुना कीजिएगा तो 5 से जनरली गुना कर सकते हैं। 14×5=70 यानी 7000 रुपया के आसपास शहरी क्षेत्र में जो कमा रहे हैं 2014 में। और ग्राम, चूंकि समय के अनुसार गरीबी का क्या होगा, आकलन भी बढ़ेगा, इनकम का अब तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके आधार पर, और इसने रिपोर्ट दिया कि 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ठीक है। अब सरकार इसको आगे चल करके मानने से इनकार कर दी और आगे अभी गरीबी मापने का जो संस्था है, समिति है, वह गरीबी आपके देश में मापा नहीं जा रहा है फिलहाल, ठीक है। तो 29.5% जब गरीबी बताई गई तो सरकार को लगा कि आंकलन गलत है, चूंकि इससे पहले 21.5% ही था। समय के अनुसार गरीबी घटना चाहिए, चूंकि लोग विकास कर रहे हैं तो, और उल्टे बढ़ कैसे गया, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने यह रिपोर्ट को खारिज कर दिया, इसको मानने से इनकार किया, सी रंगराजन समिति के रिपोर्ट को। अब आते हैं मेन रूप से समझेंगे कि गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, गरीबी आखिर होता क्यों है। गरीबी का डिफिनीशन तो हमने बता ही दिया, ठीक है। अब आता है ऐतिहासिक कारण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक कारण क्या है, इतिहास जिम्मेदार है। देखिए आज वही लोग ज्यादा प्रॉपर्टी वाले हैं जिनके दादा परदादा बहुत बड़े पूंजीपति होंगे, ठीक है। देखिए नए लोग का क्या है कि अभी के वर्तमान समय में क्या है कि आप पढ़ लिख के एक सरकारी जॉब कीजिएगा, सरकारी जॉब की एवरेज औसतन सैलरी 50,000 मान के चलते हैं, साल में 6 लाख हुआ, खर्च काट के 1 लाख 2 लाख सेविंग कीजिएगा। पूरा जीवन में मुश्किल से 1 करोड़ रुपया आप जमा पूंजी नहीं कर पाइएगा ठीक ढंग से, और 1 करोड़ में अभी आप देखिए शहर में 1 कट्ठा जमीन भी नहीं होगा। यानी आप सरकारी जॉब करके पूरे जीवन भर काम कीजिएगा तो शहर में 1 कट्ठा जब तक आप कमाइएगा तब तक वह जमीन का रेट 10 करोड़ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया, ठीक है। अब देखिएगा, लेकिन जिनके पूर्वज ने जमीनें अपने आने वाले वंशजों के लिए रख दिया है 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही अमीर हैं। आप पूरे जीवन कमा के 1 कट्ठा खरीदिएगा, उनके पास ऐसे ही जो है 100 बीघा का प्लॉट है, ठीक है। 1 कट्ठा बेचेंगे पूरा जो है आप जैसे कितने इंजीनियर डॉक्टर जो है वो तैयार कर देंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, तो इतिहास यहाँ पे जिम्मेदार हुआ कि आपका गरीबी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हाँ आप पढ़ लिख करके योग्यता हासिल कीजिएगा, जॉब कीजिएगा, ईमानदारी से अगर काम कीजिएगा तो आप अपना जीवन अच्छे से काट लीजिएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। आप आने वाले वंशजों के लिए 2-3 कट्ठा भी अगर आप जमा कर लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इतिहास इसके पीछे अब जिम्मेदार हो गया। तो बिहार बंगाल की स्थिति अगर आप देखिए, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा आर्थिक दोहन इसी क्षेत्र में किया और उसने यहाँ पे जमींदारी प्रथा लाई। कहाँ पे? तो बिहार बंगाल में। जमींदारी प्रथा क्या था कि जो टैक्स लिया जाता था जमींदारों के माध्यम से अंग्रेज लेते थे। 10 देखिए 11/11 पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो 10/11 भाग अंग्रेज लेते थे और 1/11वां भाग जमींदारों को दिया करते थे, जो वो वसूली करके अंग्रेज तक पहुंचाते थे, ठीक है। जो किसान जमीन का टैक्स नहीं दे पाते थे उनकी जमीनें जमींदारों के द्वारा नीलाम कर दी जाती थी या खुद रख लिया जाता था। और धीरे धीरे एक उच्च वर्ग जो है जमींदार वर्ग बिहार जैसे राज्यों में हो गए और जो जन सामान्य जो था, रैयत जो किसान थे, उनकी जमीनें उनको हाथ लग गई। जब अंग्रेज गए तो जमीन तो ले बोरा, ये तो नहीं था कि समेट उमेट के लेके भाग जाते जमीन को, जमीन तो यहीं रह गई। तो वो जमीनें इन जमींदारों के हाथ लग गई, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, उनके पास इनकम क्या है, तो पूरे अगर आप देखें बिहार जैसे राज्यों में 10% लोगों के पास ही 90% लोगों की जमीनें हैं।
10% जो जमींदार लोग थे उन्हीं के पास 90% लोगों की जमीनें आ गई। तो ये भी कारण है गरीबी का। चूंकि हमारे देखिए कोई भी मनी बिगेट्स मनी होता है, आप पढ़ते लिखते उसमें भी पूंजी चाहिए, ठीक है। आप जब तक पूंजी निवेश नहीं करते, आपने बीएड किया डीएलएड किया, क्या कोई गरीब व्यक्ति कर सकता था? नहीं कर सकता था। उसके लिए भी आपने 2 लाख 4 लाख जो भी खर्च करके बैठे हुए, सीटेट किया होगा, उससे पहले आपने डीएलएड किया, बीएड किया, आप सोचिए आपने ग्रेजुएशन किया, कितना खर्च किया इसके पीछे। जो गरीब व्यक्ति थे वो नहीं कर पाए, नहीं पढ़ाई किया, तो आज उनको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने का, नौकरी करने का नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे आपका इतिहास जिम्मेदार हो गया। आपके जो गार्जियन थे आपको पैसा दिया, आपने किया। तो सिंपल सी बात है कि ऐतिहासिक कारण यहाँ पे जिम्मेदार हर हमेशा होगा गरीबी में। सामाजिक स्थिति, आपका समाज शुरुआत से ही बटा रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आपको पता होगा कि मैक्सिमम जमीनें उच्च वर्ग के लोगों के पास रही। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे हमेशा जो है गरीबी का शिकार बने। उसके बाद है आर्थिक गतिविधि से भी होता है। मेन बात है कि अगर आपके पास पूंजी रहेगा तभी आप व्यापार कीजिएगा, तभी आपकी तरक्की होती है। जब आपके पास ना संसाधन है ना पूंजी है तो स्वाभाविक सी बात है आपका व्यापार नहीं होगा, व्यापार बिजनेस नहीं होगा। बिहार क्यों गरीबी है? सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिलेगा? आप सोच सकते हैं कि बिहार में 2% या पूरे देश में 2% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलती है। 98% लोग को तो सरकारी नौकरी मिल ही नहीं रहा। बिहार में दूसरा उद्योग धंधा भी नहीं है जिसको करके कि लोग आगे बढ़े। सिंपल सी बात है। तो इस स्थिति में जो है बिहार गरीब रह जाएगा। चूंकि यहाँ आर्थिक गतिविधि नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, बिजनेसमैन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, केवल सरकारी नौकरी, केवल यहाँ का उद्योग क्या है? सरकारी नौकरी। नहीं कुछ हुआ पढ़ाई करो, होगा करके। अब जो बेचारा पढ़ने वाला नहीं भी है, जो खेलने कूदने वाला बच्चा था, जो गाने वाला बच्चा था, तो इसीलिए आप देखते होंगे बिहार में केवल IAS IPS ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन क्रिकेटर हो, गायक हो, संगीतकार हो, चित्रकार हो, ये सब ना के बराबर निकलते। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्थिति है आर्थिक वो दयनीय है। लोग को भोजन नहीं मिल रहा है। लोग तो सोचते हैं ग्रुप D का भी नौकरी हो जाए, कौन वहाँ कलाकारी करने दिखाने जा रहा है, ठीक है। तो ये सब स्थिति होती है। तो ये सब के पीछे भी आर्थिक रीजन है, गरीबी का कारण होता है। व्यक्तिगत कारण भी होता है, ठीक है। व्यक्तिगत आपका सोच भी आपको गरीब बना देता है, ठीक है। अगर आपके अंदर शिक्षा का अभाव है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, पूंजी निवेश नहीं करना चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से आप गरीब रहिएगा। जीवन में आपको रिस्क लेना होता है। जो आज डीएलएड करके रिस्क लिए हुए थे, कई लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा, बहुत लोग किया बीएड। अरे बहुत लोग किया तो उसमें बहुत लोगों ने सफलता भी हासिल कर ली और आप वही सोच के नहीं किए। तो यहाँ तो आपका व्यक्तिगत जो आपका जो सोच है, विचार है, वो भी गरीबी का कारण बन जाएगा। राजनीतिक कारण ये भी होता है कि अगर आपके क्षेत्र में विकास सही ढंग से नहीं होगा, सड़कें नहीं जाएगी, बिजली, आज हम पढ़ा रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, लाइट व्यवस्था है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। अगर लाइट ही नहीं रहेगा तो कितना हम जनरेटर चला के आपको पढ़ाते? नहीं पढ़ाते हैं, हमको पुरता ही नहीं। आप कहते 500 में कोर्स दीजिए, उसमें भी कहते कम कीजिए, यहाँ पूरे का ही नहीं, पेट्रोल में ही खत्म, डीजल में ही खत्म, तो हम पढ़ाते नहीं पढ़ा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक स्थिति होती है ना, वो भी जिम्मेदार होता है। जो फैसिलिटी होता है, बुनियादी आवश्यकताएं, अगर वह, और वो किसके माध्यम से होगा? सरकार के माध्यम से होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर राजनीतिक स्थिति कमजोर रहेगी, और बिहार में ऐसा हुआ है जब केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो यहाँ पे कांग्रेस या अदर सरकार, यहाँ अदर तो वहाँ दूसरा, तो ये भी स्थिति बनी रही, ठीक है, बिहार के साथ। प्राकृतिक कारण, बाढ़ और सुरक्षा, आपको पता ही है, बाढ़ आते रहेगा। कृषि, जलवायु परिवर्तन भी होते रहता है, वर्षा वर्षा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। सामाजिक कारण भी है, सामाजिक संरचना, वही सब चीज है यहाँ पे गरीबी के कारण में ये सब बांटा हुआ है। तो कई बार पूछ देगा इनमें से कौन कारण नहीं है गरीबी का, या कौन कौन कारण है, तो इनमें से सभी वाला पढ़ लीजिएगा एक बार। कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, भूमि सुधार नियम लागू सही से नहीं हुआ है, भूमि का छोटा आकार है, ये सब भी गरीबी है। किसान को जो है भूमि ही नहीं है, जो रियल किसान है उनके पास तो भूमि है ही नहीं, तो बटाईदारी व्यवस्था करते हैं। तो बटाईदारी में क्या होता है? आधा तो अनाज उनको देना पड़ता है, और जितना भी सब्सिडी मिलता है सरकार के तरफ वो जमींदारों को मिल जाता है जिनके पास जमीन है। जो बटैया लेके काम करे वो तो वहां से भी गए, उधर से भी गए, और आधा जो है जो फसल उत्पादन करते वो भी देना पड़ता है। वो भी गरीबी का कारण है।
चलिए, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बिहार का आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है। चूंकि बीपीएससी है तो बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, समाज शास्त्री हेनरी बेर्नस्टीन ने निर्धनता के 4 आयाम दिए हैं। जीविका रणनीतियों का अभाव, जब लोगों को रोजगार नहीं मिले, संसाधन जैसे धन भूमि अनुपलब्धता, जब व्यक्तियों को संसाधन यानी धन और भूमि नहीं हो, और सुरक्षा की भावना, जैसे बिहार जैसा राज्य क्या है कि बिजनेस भी करने से पहले लोग सोचता है कहीं कोई लूटपाट करके नहीं लेके चला जाए, और सुरक्षा की भावना हो, सुरक्षित नहीं हो तो वो भी होता है। संसाधन के अभाव के कारण सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता हो जाती है। तो ये जो है किसके द्वारा बताया गया है, तो एक समाजशास्त्री हेनरी बर्नस्टीन ने निर्धनता के 4 आयाम बताए हैं। इन 4 आयामों के कारण भी गरीबी होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, गरीबी जो दूर करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, उसमें से क्या क्या उपाय है यहां से क्वेश्चन पूछेगा। मनरेगा, मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसके माध्यम से 100 दिन की रोजगार गरीबों के लिए सरकार देती है बिहार जैसे राज्यों में, ठीक है। सर करेंट अफेयर्स का क्लास करवा दीजिए, इकोनॉमिक्स बंद कर देते हैं, कल से करेंट ही करवा देंगे। अरे भाई करेंट खुद से भी कीजिए ना, लास्ट में हम करेंट 2 दिन पढ़ा देंगे पूरा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। करेंट अभी पढ़ा देंगे, एग्जाम में एक भी याद नहीं रहेगा। पिछले बार भी लास्ट समय पे पढ़ाए, जो भी पूछा उसी से पूछा और जो बनना था बन गया। इसलिए अभी अगर आप पढ़ लीजिएगा 1 महीना पहले तो करेंट जाने वाला नहीं है। अभी से करेंट को रहने दीजिए, अभी तत्काल आप लोग खुद पढ़िए, बाद बाकी जब पढ़ाना होगा हम खुद पढ़ा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये भी गरीबी दूर करने का उपाय है। तो ये सब डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जानते होंगे। आयुष्मान भारत योजना जो स्वास्थ्य सिस्टम के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है आपके राज्य में। ये सब आपका गरीबी दूर करने का उपाय है। निवारण एवं उपाय यहाँ पर क्या क्या किया गया है, नई आर्थिक सोच, ठीक है, औद्योगिकीकरण किया गया। हरित क्रांति आया कब, 1966 से 69 के बीच में हरित क्रांति, ठीक है, ये भी पढ़ाएंगे आगे। रोजगार सृजन की बात हुई। सामाजिक सुरक्षा योजना, जो गरीब थे, जो विकलांग थे, जो विधवा महिलाएं थी, उसको यहाँ पे पेंशन दिया जाता है। फसल सुरक्षा योजना आया, बीमा, फसल बीमा योजना, कृषि में सुधार के लिए केसीसी लोन वगैरह दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर पूछे कि 11-12 में बिहार में गरीबी कितनी थी, तो 33.7% आबादी 2011-12 में बिहार में गरीब थी, ठीक है। 2004-5 में 54.4%, तो धीरे धीरे घट रहा है गरीबी, ठीक है। गरीबी का आकलन जो है धीरे धीरे घटा है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बिहार में गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है, यानी संख्या के मामले में अगर गरीबों की संख्या की बात करें तो बिहार का स्थान दूसरा नंबर है। चूंकि आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी बहुत बड़ा राज्य है, तभी तो अभी आपने देखा ही बिहार में फर्स्ट फेज में यूपी वाले छा गए, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार जो है सेकेंड स्थान है गरीबी के मामले में, संख्या के मामले, लेकिन ओवरऑल सबसे गरीब राज्य बिहार ही। प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे नीचे है, देखिए है ना, सबसे नीचा कौन है, बिहार ही है, ठीक है। 16-17 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना था, 26,693 रुपया मात्र। वहीं भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था, 82,269। जहां देश में प्रति व्यक्ति आय 82,000 है, वहीं बिहार में 26,693 मात्र था, यानी 1/4 कह सकते हैं देश के हिसाब से 16-17 में। 18-19 में प्रति व्यक्ति आय बिहार का बढ़ा, ठीक है, और 20-21 में प्रति व्यक्ति आय जो है 50,555 रुपया हो गया, लेकिन देश के हिसाब से भारतीय स्तर पे बहुत कम है अभी भी। सामाजिक सुरक्षा योजना जो आया, अटल पेंशन योजना कब लागू किया गया, 1 जून 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आया, 1 जून 2015 को, ठीक है। इसमें 12 रुपया प्रति वर्ष आपको अंशदान देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आयुष्मान भारत योजना कब आया, 2017 में। ये पूछ सकता है 50 करोड़ लोगों को 50 लाख की स्वास्थ्य बीमा दी जाती है। कई बार पूछेगा इनमें से कौन सा योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत योजना, जिसमें गरीब व्यक्तियों के लिए जो है 50 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराया जाता है, ठीक है।
अब देखिए दो कार्य है, गरीबी रेखा से 5 लाख तक को स्वास्थ्य सुविधा है जो नीचे हैं, तो प्रति व्यक्ति को जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है। प्रत्येक प्रदेश में X स्तर के स्वास्थ्य केंद्र एवं प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया। तो योजना जो है उसको जरूर एक बार देख के जाइएगा, चूंकि करंट अफेयर्स का भी ये टॉपिक होता है और इकोनॉमिक्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें जो लाभार्थी का चयन किसके आधार पे होगा, जो सोशल इकोनॉमिक जो काउंट हो करके रखता है डाटा, ठीक है, सामाजिक जो आर्थिक जनगणना है उसका जो डाटा होता है उसके आधार पर ये निकाला जाता है कि किस किस परिवार को वह लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना क्या है कि वृद्ध लोग जो भी हैं उनको 15 लाख तक का अगर निवेश करते हैं, जिनके पास पूंजी है, तो उनको जो है सरकार 10,000 तक का पेंशन देती है। यानी बैंक में अगर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वो पैसा रखते हैं, 15 लाख से अधिक सेविंग करते हैं, जमा रखते हैं, तो उनको 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन सरकार देती है। तो बस एक बार ये सब नोट्स में जो दिए गए हैं उसको आप देख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन निश्चित रूप से अंदर से भी पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गरीबों की आजीविका के मौजूदा विकल्प को बढ़ाना, उनका विस्तार करना। जो गरीब लोग हैं उनको, जैसे अभी जीविका दीदी के बारे में आप लोग सुनते होंगे, ये क्या करती है कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन करवा के लोगों का जो है जीविका सही करती है। बाहरी रोजगार के बाजार के लिए कुशलता प्रदान करना, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, खाद्य सुरक्षा विधेयक, इसके तहत क्या है कि 18 दिसंबर 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पास किया गया। 63.5% आबादी को सस्ते दर पर अनाज दिया जाता है। आप लोग को भी पता होगा जो ग्रामीण समाज से जुड़े हो उनको 2 रुपये 4 रुपये केजी जो है गेहूं और चावल मिलता है, तो ये खाद्य सुरक्षा विधेयक के ही माध्यम से है। 95,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है खास करके अनाज के लिए, और वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो चावल, गेहूं और अपरिष्कृत अनाज वहां पर दिया जाता है। कई बार पूछेगा इनमें से कौन सा जो खाद्य सुरक्षा के तहत नहीं शामिल है, दे देगा उसमें सरसों दे देगा, गेहूं दे देगा, चावल दे देगा, तो स्वाभाविक सी बात है सरसों उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो वही सब चीज है। तो गेहूं चावल मेन रूप से आपको दिया जाएगा। ठीक है, 3 रुपये क्रमशः 3 रुपये क्या चीज, चावल, गेहूं 2 रुपये और अपरिष्कृत अनाज जो है 1 रुपये किलो के दर से मिलेगा। समान परिवारों को कम से कम 3 किलोग्राम अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% से कम दर पर उपलब्ध होगा। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषक आहार के साथ 6 महीने तक प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, लगभग 2.25 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होगी इससे। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत सारा योजना है जिसके माध्यम से गरीबी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको पता होगा जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है, 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी के जरिए मुफ्त में भोजन, सरकारी स्कूल एवं संस्थाओं में 8वीं तक के बच्चों के लिए भोजन का जो दोपहर का प्रबंध किया जाता है। ठीक है, मध्याह्न भोजन मील जिसको बोलते हैं। आपदा की स्थिति में प्रभावित परिवारों को 3 माह तक 2 वक्त की खाना मुफ्त में, भूखमरी प्रभावित को 6 माह तक 2 समय मुफ्त में भोजन। ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि गरीबों से लेकर के है, जो आपके देश में और राज्य में इसको जो है जारी किया गया है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट है 2015 में, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक पीड़ित लोग भारत में हैं, जो गरीब हैं और जिनकी आय अंतर्राष्ट्रीय मानक $1.25 से भी कम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब मनरेगा के बारे में कई बार पूछ देता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है कब आया, तो याद रखिएगा 7 सितंबर 2005 को आया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और इसके तहत इसका नाम आगे, पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है, इसका क्या नाम था, नरेगा। आगे चल करके 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के, चलिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम से अधिसूचित किया गया। ठीक है,
2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से शुरू हुआ। तो कई बार पूछेगा कि मनरेगा कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया था, तो 2006 में आंध्र प्रदेश का एक जगह है, गांव है बंदलापल्ली गांव, वहीं से आपका मनरेगा जो है उसकी शुरुआत की गई थी और 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे देश में लागू हुआ। डेट याद रखिएगा। और 2009 में इसका नाम नरेगा से 2 अक्टूबर को इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी के जन्मदिन पे मनरेगा कर दिया गया और प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी इस अधिनियम के तहत किया गया। और इसके तहत जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको 5 साल के लिए जॉब कार्ड दिया जाता है, ठीक है। आवेदन करने के 15 दिन के अंदर उनको रोजगार दिया जाता है। अगर रोजगार नहीं हुआ तो उस स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और कार्य निवास स्थान से 5 किलोमीटर के अंदर में ही दिया जाता है। तो ये सब मनरेगा की विशेषताएं हैं। तो कई बार मनरेगा के क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसीलिए हमने इसको डिटेल से आपको दे दिया है। इसके बाहर अगर हुआ 5 किलोमीटर से बाहर तो 10% अतिरिक्त उसका जो है वेतन भत्ता जो प्रतिदिन जो मजदूरी है वो दिया जाता है। इसमें 33% महिलाएं जो है लाभान्वित होती है, ठीक है। और केंद्र सरकार इसमें 90% फंड देता है जबकि राज्य सरकार 10% देता है, ठीक है। चलिए, तो मनरेगा के बारे में ये सब महत्वपूर्ण तथ्य था, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट तथ्य था, गरीबी कहते किसको है, भारत में किस प्रकार की गरीबी है, गरीबी मापने के लिए कौन कौन सी समितियां हैं, कौन कौन सी संस्था है। निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गरीबी से पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता मेरे समझ से नहीं है। 5 लाख तक का क्या है, 5 लाख तक का, हाँ 5 लाख तक का जो है आपका आयुष्मान भारत का बोले ना, प्रति व्यक्ति इलाज के लिए दिया जाता है। हाँ, मेजर कोई बीमारी हो गया 50 लाख है कि वहाँ उपचार के लिए जो है अस्पताल खोलने के लिए जो प्राथमिक स्तर पे वो सब है, 5 लाख तक का ही दिया जाता है आयुष्मान भारत में। ऑब्जेक्टिव सेशन जो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हम आपको टेस्ट जो जीके जीएस ऑनलाइन पार्ट टेस्ट है उसमें डाल देंगे, आप लोग आराम से उसको लगा लीजिएगा। गरीबी नाम से रहेगा, ठीक है। आज से कल तक आपको वो टेस्ट डाल दिया जाएगा। जो गरीबी चैप्टर है उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। चूंकि बड़ा टॉपिक था, इसको हमने तेजी से कवर करने का प्रयास किया है, तो एक बार आप लोग थ्योरी अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। बाद बाकी ऑब्जेक्टिव जो भी है, चाहे आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव रखे हो या जो सेट प्रैक्टिस है हमारा उसके अंदर जो है टेस्ट है उसमें जाके दे लीजिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।